स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ 3 बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरीज। देखिए, कहानी तो चलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या भूत पिशाच ये सब लोग सिर्फ कहानियों में होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये असली जिंदगी में भी होते हैं और इन्हीं घटनाओं से प्रेरणा लेकर तरह तरह की कहानियां बनती हैं। और आज की एपिसोड उसी के ऊपर है। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि आखिरी जो कहानी होगी वो थोड़ी सी अलग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है एक शापित घर को लेकर। इस घर को खरीदा था एडम जोहान लेम्प ने। वो पैदाइशी एक जर्मन थे, लेकिन अमेरिका में आकर उन्होंने एक व्यापार शुरू किया था और ये व्यापार था बियर का। उन्होंने लेगर स्टाइल में एक बियर बनाया था जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा था। और सिर्फ वही नहीं, उस वक्त इन बियरों को ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला था। ज़मीन के नीचे गड्ढा करके उन्होंने एक बड़ा सा गोदाम घर बनाया था। अब ज़मीन के नीचे होने की वजह से वो ठंडा भी रहता था और इससे खर्चे भी बचते थे, और इसी वजह से उनका व्यापार बहुत जल्दी आसमान को छूने लगा था। अब उनके गुजरने के बाद उनके बेटे विलियम लेम्प, जो कि अपने पिताजी के इस गोदाम घर को और भी बेहतरीन बनाया था, सब कुछ सही चल रहा था। उनका व्यापार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते वो लोग एक बहुत ही रईस इंसान बन चुके थे। लेकिन कहानी तो शुरू होती है इसके बाद। साल था 1860, जब विलियम लेम्प ने अपने पत्नी जूलिया के साथ एक सुखी घर बसाना चाहते थे और साथ में अपने व्यापार को भी अच्छी तरह से बढ़ाना भी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो अपना घर उस गोदाम घर के ऊपर बनाएंगे। उन्होंने ये जो घर बनाया था उस इलाके का नाम था बेंटन पार्क। अब जैसा सोचना वैसा काम, घर भी बन गया और वो लोग खुशी खुशी वहां पर रहने लगे। पहले पहले सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन कुछ साल बाद से हालात बिगड़ने लगे। सबसे पहले तो विलियम लेम्प के सबसे चहीते बेटे फ्रेडरिक एक अनजान कारण से उसकी मौत हो गई। अपने सबसे प्यारे बेटे को खोकर वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपने कमरे में ही खुदकुशी कर ली। और वो साल था 1904 और उसके कुछ ही साल बाद उनके पत्नी कैंसर की वजह से अपना दम तोड़ देती है। और उसके बाद 1920 ये वो वक्त था जब विलियम लेम्प के सबसे छोटे बेटी एलिसा लेम्प अपने ही घर में रहस्यमय तरीके से मरी हुई पाई जाती है। हाँ, ये भले ही वो लेम्प मेंशन में नहीं रह रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। और उसके बाद 1922 साल अपने खानदानी कंपनी को कई सालों तक चलाने के बाद जब जूनियर विलियम लेम्प ने देखा कि उनकी कंपनी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तब वो भी और खुद को रोक नहीं पाए। वो भी पूरी तरह से सदमे में चले गए और अपने पिताजी की तरह ही खुद को गोली करके आत्महत्या कर ली। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? जहां पर उन्होंने खुद को गोली करके जान ली थी, उसी घर में और उसी कमरे में विलियम लेम्प ने भी अपनी जान ली थी। इस घटना के बाद विलियम जूनियर के एक और भाई चार्ल्स लेम्प उस घर में रहना शुरू करते हैं और उन्होंने 19 साल तक उस घर में रहा था। और इसी बीच उन्होंने
अपने जितने भी पालतू कुत्ते थे उन सबको बेसमेंट में ले जाकर पहले उनकी हत्या की और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। अब इतने सारे घटना के बाद विलियम लेम्प के आखिरी वंशज एडविन, उसने ये पूरा घर बेच दिया और इस पूरे घर को एक बोर्डिंग हाउस में रूपांतरित कर दिया गया। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी और ऐसा करते ही वहाँ पर जो भी रहने आते थे उन सबको भूतहा गतिविधि महसूस होने लगी। उन लोगों की माने तो अक्सर रात को वहाँ पर चीज़ें हिलने लगती थी, दरवाजे में ठकठकाने की आवाज़ होती थी और अक्सर उस घर के अंदर रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। आज लैम्प मेंशन एक वेडिंग हॉल में रूपांतरित कर दिया गया है। आज वहाँ पर शादियाँ होती है, लोग खाने के लिए आते हैं, लेकिन एक बात किसी को पता नहीं चल पाई और वो है लैम्प परिवार की इस हालत के पीछे आखिर वजह क्या थी। आखिर क्या थी जिसकी वजह से वो घर शापित हो गई, जिसका खामियाजा पूरे लैम्प परिवार को ही चुकानी पड़ी। कई घोस्ट हंटर मतलब भूतों के शिकारियों ने भी वहाँ पर जांच पड़ताल की है और आज भी वो लोग अपना अनुभव सबको बताते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, लैम्प मेंशन के शापित होने की वजह आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो ये तो थी पहली घटना। अब आप लोग ही बताइए वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से लैम्प परिवार की ये हालत हो गई। आखिर क्या था उस गोदाम घर में ऐसा जिस वजह से वो पूरा घर शापित हो गया। क्या ये कोई प्रेतात्मा का काम है या फिर कुछ और? लिखिएगा अपना जवाब कमेंट सेक्शन में। तब तक हम बढ़ते हैं दूसरे कहानी पे। दूसरी घटना घटी थी एन आर्बर मिशिगन नाम के एक विश्वविद्यालय में 1972 साल, जब एशले स्ट्रीट पर रहने वाले कुछ मिशिगन छात्रों ने रात को अपने घर में एक पार्टी का आयोजन किया था। द मिशिगन डेली नाम के अखबार के अनुसार उस पार्टी के चलने के दौरान 15 साल की एक लड़की अचानक वहां पर आती है। अब जाहिर सी बात है कोई भी उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि वो वहां पर बिन बुलाए आ गए थे। पूछने पर उसने बताया था कि वो यहीं से गुजर रही थी और गुजरते हुए अचानक उसे बहुत ही ठंड महसूस होने लगी और साथ में उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। इसीलिए वो मदद की तलाश में अंदर आ गई। अब वहाँ के लड़कों को लगा कि शायद उसको बुखार आया होगा, इसीलिए उसको ऊपर भेज दिया। वो भी ऊपर चली गई इस उम्मीद में शायद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो। लेकिन इसके बाद ही शुरू होती है असली घटना। उसके ऊपर जाते ही उस घर में जितनी भी चीजें थी वो अपने आप हिलने लगती है। दीवारों में एक अजीब सी कंपन शुरू होती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई भूकंप आया हो, लेकिन ये कंपन सिर्फ दीवारों तक ही सीमित थी। उस लड़की ने भी बताया था कि जब वो आराम कर रही थी तब उसने किसी काले साए को अपनी तरफ आते हुए देखा था। अब डर के मारे उसकी गले से चीख नहीं निकल पा रही थी और उधर नीचे लड़कों ने दीवारों में जितने भी पोस्टर और तस्वीरें लगा के रखी थी वो सब एक के बाद एक नीचे गिरने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें एक एक करके उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है और थोड़ी देर बाद ही वो लड़की अपने आप नीचे आती है। वो लड़की समझ पा रही थी कि उसके शरीर के ऊपर उसका और कोई नियंत्रण नहीं था। वो नीचे सबके सामने घूमे जा रही थी और अपने आप में ही सबको बोल रही थी, नशीली दवाएं और लत मेरी गलती थी और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन अंदर से मैं ऐसा नहीं था। मैंने जो किया उसके लिए मैं इसमें शामिल सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। सबसे अजीब बात क्या है पता है? उस लड़की ने किसी भी तरीके का नशा नहीं किया था। हाँ, उसकी थोड़ी सी लत जरूर थी, लेकिन उस दिन
उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो फिर वो क्या था? बाद में पता चला कि उस घर में जहां पर वो छात्र रह रहे थे, उनसे पहले एक आदमी रहता था। पता चला था कि वो एक बहुत ही नशेड़ी इंसान थे और वो हीरोइन का नशा करते थे। ओवरडोजेस के कारण ही उनकी मौत हुई थी और तभी से उनकी आत्मा ऐसे भटक रही है। अब इस घटना के बाद एशले स्ट्रीट से वो छात्र चले गए, लेकिन एशले स्ट्रीट पर उस प्रेतात्मा को फिर से देखा गया था या नहीं, इसके बारे में बाद में और कोई खबर नहीं आई थी। इसीलिए उस आत्मा के वजूद के ऊपर आज भी एक सवाल बना हुआ है। तो सुना आप लोगों ने, इसे कहते हैं पश्चाताप की आंख। आप चाहे तो इसको नरक के आंख के साथ भी तुलना कर सकते हैं। इस आंख में जो झुलसता है उसे पूरी जिंदगी शांति नहीं मिलती। हाँ, कुछ लोग इससे बचने के लिए खुदकुशी का रास्ता लेते हैं जरूर, लेकिन फिर भी इससे उनको छुटकारा नहीं मिलता। और उसका सबूत यही दूसरी घटना थी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी घटना की तरफ। ये घटना घटी थी जापान में। साल था 1974। वाको यूनिवर्सिटी के एक छात्र जिसकी उम्र थी 24 साल और उसका नाम था इसेई सागावा, वो बहुत दिनों से एक जर्मन औरत के ऊपर नजर रख रहा था। एक दिन जब वो औरत अपने घर में सोई हुई थी, तब मौका मिलते ही वो उसके कमरे में घुस गया। अब क्योंकि वो सो रही थी, इसीलिए उनको जरा से भी भनक नहीं लगी। उसके बाद उस लड़के ने उस औरत के शरीर से मांस काटकर खाने की कोशिश की। अब वो औरत खुशकिस्मत थी कि वो नींद से जाग गई और जागते ही दोनों के बीच में भयानक हाथापाई शुरू हुई। अब वो औरत शायद उस लड़के से थोड़ा सा ताकतवर थी, इसीलिए उसने उस लड़के को काबू कर लिया था। उसके बाद पुलिस आई और उसे पकड़ कर ले गई। और आप लोगों को पता है, इस घटना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी थी। खैर, उसके बाद उस लड़के को कोर्ट में पेश किया गया और उसके ऊपर गलत तरीके से बलात्कार के इल्जाम लगे। लेकिन उस लड़के के जो पिता थे वो रईस थे, इसीलिए उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की और साथ में अदालत के बाहर ही एक घर में उसे नजरबंद रखने के लिए अनुमति मांग ली। अब उसके बाद वो लड़का सुधरा या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। अगली घटना घटती है पहले घटना के बिल्कुल 7 साल बाद। साल था 1981। हमारे मुख्य आरोपी का नाम है आइसेई। अब मेरा उच्चारण गलत भी हो सकता है, तो नाम को छोड़िए। आरोपी उस वक्त विश्वविद्यालय में पढ़ता था और उसने अपने ही एक दोस्त की रिवॉल्वर से हत्या की थी। और हत्या की वजह वो उसके मांस का स्वाद लेना चाहता था और उसने लिया भी। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? उसने अपना ये पूरा कार्यक्रम फोटो में शूट करके रखा था। मतलब हत्या से लेकर उसको खाने का हर एक फुटेज उसने अपने पास रखा था। ये सब कुछ करने के बाद उसने उस लड़के की शरीर की जो हड्डियां थी उसको बोलान नाम के एक टापू के पास फेंकने की कोशिश की, लेकिन अहम वक्त पर पुलिस पहुंच गई और उसको बंदी बना लिया गया। अब ये जो आरोपी था ये एक जापानीज था, इसीलिए उसको जापान में वापस भेजा गया और वहाँ पर मेंटल असाइलम में उसको रखा गया। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद पता नहीं क्यों जापान के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मानसिक तरीके से सुस्त और तंदुरुस्त
घोषित किया था। और ऊपर से फ्रांस के सरकार के कहने पर इस आदमी के ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे थे उन सब के कागज देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था वहां के कोर्ट ने। और ये घोषित कर दिया गया था कि उसने कोई हत्या की ही नहीं थी। अब ऐसा क्यों हुआ था इसकी कोई वजह पता नहीं चल पाई। बाद में उनको मानसिक अस्पताल से चेकआउट कर दिया गया था और तभी से वो एक आजाद इंसान की तरह सड़क पे घूमते हुए देखे गए थे। इसके बाद उसने करीब 20 से भी ज्यादा किताबें लिखी थी और उनकी लिखी सारी किताबें बिल्कुल अलग थी, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी बन चुके थे। उनकी किताबों की सबसे बड़ी खासियत थी कि सारी की सारी किताबें कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी। उस वक्त जापान टुडे के अनुसार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अक्सर एक अभिनेत्री के बारे में सोचते हैं, उनकी टांगों की जो मांस है खासकर उसके बारे में। उनको लगता है कि वो शायद बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको खाना चाहते हैं। वो पहले भी नरभक्षी का काम कर चुके हैं और अपनी भूख मिटा चुके हैं, इसीलिए दोबारा ऐसा काम करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको गाय का मांस ज्यादा पसंद है, लेकिन उनको ये भी लगता था कि शायद इंसान का मांस बाकी जितने भी मांस है उससे ज्यादा स्वादिष्ट होगा। और इसी वजह से उन्होंने खुद को मानसिक तरीके से तैयार किया था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो इस बात को मानने लगे थे कि इंसान का मांस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो कई सालों तक जापान के कावासाकी शहर में खुलेआम घूमते हुए पाए गए थे, लेकिन आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि फ्रांस के सरकार ने जापान को उनके ऊपर कार्रवाई की इजाजत क्यों नहीं दी। तो सुना आप लोगों ने, हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह लिखा गया था कि कलयुग में इंसान के अंदर ही देवता और राक्षस एक साथ बसेंगे, और यही सबसे बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि किस इंसान के ऊपर कब राक्षस हावी हो जाए वो आप बाहर से देखकर कतई नहीं समझ सकते। इसीलिए जरा अपना ख्याल रखिएगा। तो ये तो थी 3 कहानियां। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों घटनाएं पसंद आई होगी, और ये तीनों घटनाएं बिल्कुल सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।